आप लोगों का टॉपिक चल रहा है महाराणा कुंभा, बीए द्वितीय वर्ष, पेपर 2 राजस्थान का इतिहास, जिसके अंतर्गत आप लोग पढ़ रहे हैं मेवाड़ के महाराणा कुंभा के बारे में। मेवाड़ के महाराणा कुंभा के बारे में पढ़ते हुए आप लोगों को पहले वीडियो में सिसोदिया वंश और मेवाड़ के बारे में बताया गया। दूसरे वीडियो में कुंभा के द्वारा राजस्थानी राज्यों के साथ या राजपूत राज्यों के साथ किस प्रकार के संबंध थे इस बारे में बताया गया। तीसरे वीडियो में आपको मेवाड़ और मालवा के बारे में बताया गया। अब इस वीडियो में आपको मालवा और गुजरात या कुंभा और गुजरात के क्या संबंध थे, मेवाड़ और गुजरात के इसके बारे में बताया जाएगा। दिल्ली सल्तनत के बाद जिन राज्यों का उदय हुआ उनमें गुजरात भी महत्वपूर्ण था। इसकी सीमाएं एक तरफ मालवा और दूसरी तरफ मेवाड़ को छूती थीं। 1295 में अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ अधिकार किया और 1401 ईस्वी में यह स्वतंत्र हो गया। गुजरात का सूबेदार था जफर खां, जिसने यहाँ स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली। कुंभा को गुजरात के साथ जो शत्रुता थी वो विरासत में मिली थी। मेवाड़ और गुजरात पड़ोसी राज्य थे और महाराणा मोकल के शासनकाल में 1432 ईस्वी में गुजरात के सुल्तान अहमद शाह ने मेवाड़ के सीमावर्ती क्षेत्रों में लूटमार की थी और इसी लूटमार का प्रतिकार करने के लिए मोकल ने जीलवाड़ा में शिविर लगाया हुआ था, तभी उसकी हत्या हो गई। बस ये अच्छी बात हुई कि अहमद शाह ने इस समय मेवाड़ की अव्यवस्था का लाभ नहीं उठाया, वो सीधे नागौर चला गया। नागौर अभियान में उसे सफलता प्राप्त हुई और वो सीधा गुजरात आ गया और आंतरिक समस्याओं में लग गया, तो उसे उतना समय नहीं मिला कि वो कुंभा की ओर ध्यान दे पाए। 1442 में अहमद शाह की मृत्यु हो गई और अहमद शाह की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र मोहम्मद शाह द्वितीय राजा बना। चूँकि अयोग्य था और उसके समय में इतने अधिक उसके विरुद्ध विद्रोह हुए कि वो मेवाड़ की ओर ध्यान नहीं दे पाया। 1451 ईस्वी में तीसरा राजा बना। कुंभा के समय का तीसरा राजा है कुतुबुद्दीन अहमद शाह। अब यहाँ ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि कुतुबुद्दीन के साथ कुंभा के लगातार संघर्ष रहे हैं और 1451 से मेवाड़ गुजरात संघर्ष जो था वो फिर से प्रारंभ हो गया था। 1459 ईस्वी में 1451 में राजा बना था। 1459 ईस्वी में 1459 में कुतुबुद्दीन की जब मृत्यु हुई तो उसके चाचा दाऊद शाह ने कुछ समय के लिए गुजरात पर शासन किया। बाद में मोहम्मद शाह द्वितीय का जो पुत्र था फतेह खां इतिहास में महमूद बेगड़ा के नाम से प्रसिद्ध है। हालांकि उसने गद्दी पर बैठते समय ये उपाधि धारण की थी मोहम्मद शाह की, वो इस समय में गद्दी पर बैठा था। अब ये ध्यान रखिएगा, कुंभा के समय में 5 गुजरात के राजा रहे हैं। अहमद शाह, मोहम्मद शाह द्वितीय जिसका पुत्र था महमूद बेगड़ा, तीसरा कुतुबुद्दीन, चौथा दाऊद शाह और 5वां महमूद बेगड़ा या मोहम्मद शाह। अब सबसे पहले कुतुबुद्दीन के समय में ही इनके मध्य संघर्ष शुरू हुए थे। इन संघर्षों के कारण क्या थे, यानी कि कुतुबुद्दीन अहमद शाह और महमूद बेगड़ा के साथ कुंभा के संघर्ष के कारण क्या रहे। सबसे पहला, हर राजा के मध्य जब 2 राजाओं के मध्य संघर्ष होता है तो सबसे प्रमुख कारण साम्राज्य विस्तार होता है। यहाँ भी गुजरात और मेवाड़ के शासकों की महत्वाकांक्षा और उनकी विस्तारवादी नीति जो थी वो संघर्ष का प्रमुख कारण बनी। दोनों ही महत्वाकांक्षी थे, एक दूसरे के प्रदेशों पर अधिकार करना चाहते थे। कुतुबुद्दीन अहमद शाह मेवाड़ को अपनी विस्तारवादी नीति में बाधक मानता था, तो उधर कुंभा को ये लगता था कि मेवाड़ के राज्य की सुरक्षा के लिए गुजरात पर को नियंत्रित में रखना आवश्यक है। दूसरा है मालवा और मेवाड़ के संघर्ष का लाभ उठाना। गुजरात के राजा कुतुबुद्दीन अहमद शाह ने जब ये देखा कि महाराणा कुंभा मालवा के साथ संघर्षरत है तो उसने मेवाड़ के प्रदेशों पर अधिकार करना चाहा। तीसरा कारण था नागौर के उत्तराधिकारी की समस्या। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी से इनके मध्य शत्रुता अधिक बढ़ी थी। आपको भी बताया था कि 1432 ईस्वी के लगभग गुजरात के सुल्तान अहमद शाह ने नागौर पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। 1456 ईस्वी में नागौर के राजा फिरोज खां की मृत्यु हुई और उसका पुत्र शम्स खां नागौर की गद्दी पर बैठा, लेकिन उसके भाई मुजाहिर खां ने शम्स खां को पराजित करके नागौर पर अधिकार कर लिया
और मुजाहिर को किसका समर्थन प्राप्त था? गुजरात के सुल्तान का समर्थन प्राप्त था। तो ऐसे में शम्स खां ने कुंभा की शरण ली और उसने कुंभा से सैनिक सहायता देने की प्रार्थना की। कुंभा स्वयं भी ये हस्तक्षेप चाहता था, तो इसीलिए उसने नागौर पर अपना प्रभाव बनाने के लिए शम्स खां को इस शर्त पर सैनिक सहायता दी कि वो नागौर के दुर्ग की किलेबंदी नहीं करेगा। और साथ ही मतलब ये भी कहा जाता है कि नागौर के किले में फिरोज खां ने कोई 3 बुर्जियाँ बनवाई थी मुगल को पराजित करने के उपलक्ष्य में। उन 3 बुर्जियों को भी गिरा देगा। हालांकि इस बात को कई लोग कल्पनापूर्ण भी कहते हैं। वस्तुतः कुंभा ने 1439 ईस्वी में ही नागौर को जीत लिया था, लेकिन फिर भी इस क्षेत्र पर अभी भी गुजरात का प्रभाव क्षेत्र था। कुंभा ने नागौर पहुंचकर शम्स खां को नागौर की गद्दी पर बिठा दिया। लेकिन कुछ ही समय बाद शम्स खां ने मेवाड़ से अपने संबंध खत्म कर लिए और नागौर किले की मरम्मत शुरू कर दी। इसीलिए कुंभा ने नागौर पर आक्रमण किया तो शम्स खां गुजरात के सुल्तान की शरण में चला गया और उसने अपनी पुत्री का विवाह कुतुबुद्दीन के साथ कर दिया। नागौर को प्राप्त करने के लिए शम्स खां ने गुजरात से सहायता मांगी और कुतुबुद्दीन अहमद शाह ऐसा ही कोई अवसर ढूंढ रहा था, तो इसीलिए उसने शम्स खां की सहायता के लिए एक सेना मेवाड़ के विरुद्ध भेज दी। और इस प्रकार से इस संघर्ष के कारण या इस वजह के कारण इनके मध्य संघर्ष शुरू हो गया। गुजरात और कुंभा के मध्य प्रथम संघर्ष, जिसे हम नागौर युद्ध के नाम से जानते हैं। शम्स खां को पुनः नागौर की गद्दी पर बिठाने के आश्वासन के अनुरूप कुतुबुद्दीन ने अपने 2 सेनानायकों अमीचंद पायक और मलिक गदाई के नेतृत्व में एक सेना शम्स खां के साथ नागौर के लिए भेज दी। शम्स खां ने गुजरात की सेना के साथ कुंभा का मुकाबला किया, लेकिन कुंभा के हाथों उसे पराजित होना पड़ा। इवन नागौर के आसपास रहने वाले मुस्लिम परिवारों को भी क्षति उठानी पड़ी। अब तबकाते अकबरी और मिराते सिकंदरी ये कहते हैं कि यह युद्ध अनिर्णायक रहा, लेकिन तारीखे अल्फी और तारीखे फरिश्ता और कीर्ति स्तंभ ये कुंभा की विजय के बताते हैं। कुंभा नागौर के आसपास के क्षेत्रों को नष्ट करता हुआ ही वापस आ गया, उसने नागौर को नहीं जीता। अब सुल्तान कुतुबुद्दीन ने मेवाड़ का अभियान किया। मुसलमानों में चूंकि कुंभा का आतंक व्याप्त हो गया था और इस पराजय से कुतुबुद्दीन के सेनानायक पराजित हुए तो उसकी प्रतिष्ठा को भी आघात लगा, अतः उसने 1456 में मेवाड़ पर आक्रमण किया। 1456 में वह आबू पहुंचा और वहां के देवड़ा शासक इस समय में कुतुबुद्दीन के पास पहुंच गया। आपको याद हो दूसरे वीडियो में आपको बताया था कि कुंभा ने आबू के देवड़ा शासकों को भी अपने अधीन कर लिया था और देवड़ा शासकों ने कुंभा से आबू दिलवाने के लिए कुतुबुद्दीन से प्रार्थना की। सुल्तान ने अपने सेनापति इमादुल मुल्क को आबू विजय के लिए भेजा। कुंभा की सेना ने लेकिन उसे पराजित कर दिया। इसके बाद सुल्तान कुतुबुद्दीन कुंभलगढ़ की ओर बढ़ा। कुंभा इस समय में मालवा के सुल्तान के विरुद्ध लगा हुआ था, लेकिन जैसे ही उसे कुंभलगढ़ पहुंचने की सूचना मिली वो कुतुबुद्दीन के विरुद्ध वहां पहुंच गया। अब कई लोग कहते हैं कि इस समय में ये युद्ध हुआ वो अनिर्णायक रहा और अनेक इतिहासकार ये कहते हैं कि इसे धन और सोना देकर कुंभा ने वापस लौटा दिया। और कुछ कहते हैं, राजस्थानी स्रोत ये कहते हैं कि कुंभा के हाथों कुतुबुद्दीन पराजित हुआ और इसीलिए वापस लौट गया। और कुछ ये भी कहते हैं कि आबू आक्रमण से ही कुतुबुद्दीन को ये पता चल गया था कि कुंभा की बहुत अधिक शक्तिशाली है और इसीलिए वो कुंभलगढ़ की सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था को देखकर ही बिना युद्ध किए वापस लौट गया। और जब कुतुबुद्दीन ने ये सब देखा तो कुतुबुद्दीन ने अब मालवा के साथ एक गठबंधन किया। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे याद रखिएगा। चंपानेर की संधि। जब कुतुबुद्दीन अपनी सेनाओं के साथ वापस लौट रहा था तो मालवा के दूत ताज खां ने उससे भेंट की और अपने स्वामी की ओर से यह प्रस्ताव रखा कि मालवा और गुजरात संयुक्त रूप से मेवाड़ पर आक्रमण करें। विजय के पश्चात मेवाड़ का दक्षिणी भाग गुजरात की सीमा से लगता हुआ जो गौड़वाड़, चित्तौड़ इत्यादि है और दक्षिण पश्चिमी मेवाड़ वो गुजरात को मिल जाए। मेवाड़ का अहीरवाड़ा, मध्य मेवाड़, अजमेर, ऊपरमाल, हाड़ौती आदि क्षेत्र मालवा को मिल जाए। दोनों सुल्तानों के प्रतिनिधियों ने मालवा की ओर से निज़ामुद्दीन और गुजरात की ओर से काजी हिजामुद्दीन ने 1453 ईस्वी में चंपानेर की संधि पर साइन किए। इस संधि के बाद ही
सुल्तान कुतुब शाह एक बार फिर से मेवाड़ की ओर बढ़ा। दोनों ने अपनी तैयारी की। 1457 में कुतुबुद्दीन ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। मिराती सिकंदरी के अनुसार उसने नादौत बालसेवा मार्ग से आबू पर आक्रमण किया और आबू को जीतकर देवड़ा शासक कंथादेव को सौंप दिया। और कुछ लोग ये कहते हैं कि इस समय में आबू विजय उसे नहीं हुई थी, लेकिन हम ये मान सकते हैं कि बहुत लंबे समय तक आबू पर को सुल्तान का अधिकार नहीं हुआ। जैसे ही सुल्तान लौटा, कुंभा ने फिर से आबू को जीत लिया था। आबू को जीतने के बाद सुल्तान कुंभलगढ़ की ओर बढ़ा, लेकिन कुंभलगढ़ को नहीं जीत पाया। आसपास के क्षेत्रों को नष्ट किया, चित्तौड़ की ओर बढ़ गया, जहां कुंभा के साथ संघर्ष हुआ। फिर से यही है, यह युद्ध अनिर्णायक रहा। अलग अलग स्रोतों में इसके अलग अलग वर्णन प्राप्त होते हैं। हालांकि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, गीत गोविंद की रसिक प्रिया टीका इत्यादि के अनुसार गुजरात का सुल्तान हार कर लौटा था। जिस समय कुंभा गुजरात के सुल्तान के साथ संघर्ष में व्यस्त था, उसी समय संधि के अनुरूप मालवा के सुल्तान ने मंदसौर को केंद्र बनाकर मेवाड़ पर आक्रमण करने शुरू कर दिए और उसने 1456 में मांडलगढ़ पर आक्रमण कर दिया, जहां 1457 में उस पर उसका अधिकार हो गया। हालांकि यहाँ भी कुंभा ने कुछ समय के पश्चात पुनः अपना अधिकार कर लिया था। वस्तुतः कुंभा की ये नीति ही थी कि प्रत्याक्रमण करके उनकी जीती हुई बाजी को फिर से पराजित कर देना। कुतुबुद्दीन पराजित होकर चला गया, महमूद खिलजी भी वापस लौट गया और इस प्रकार से दोनों ही सुल्तान जो थे वो असफल रहे। कुंभा ने इन दोनों के अभियानों को असफल करने के पश्चात नागौर अभियान किया। नागौर में बहुत अधिक गोवध हो रहा था। श्यामल दास ने ये चीज़ लिखी है अपनी पुस्तक वीर विनोद में कि नागौर में बहुत अधिक गोवध था। इसके विरुद्ध कुंभा ने एक अभियान चलाया। हालांकि ये चीज़ स्पष्ट नहीं कही जाती क्योंकि नागौर में धर्म सहिष्णुता थी। हम मुख्य कारण ये मान सकते हैं कि मालवा का सुल्तान मांडलगढ़ विजय के समय शमश द्वारा मेवाड़ के विरुद्ध मालवा को सहायता देना था। अतः मालवा के सुल्तान की पराजय के बाद उसके मित्र को दंड देना भी कुंभा के लिए आवश्यक हो गया और इसीलिए कुंभा ने यहाँ आक्रमण किया और आसानी से नागौर को जीत लिया। अब गुजरात के राजा ने फिर से 1458 ईस्वी में अपनी पराजय का बदला लेने के लिए कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया। पहले सिरोही और फिर कुंभलगढ़ पर उसने आक्रमण कर दिया। सुल्तान ने सिरोही पर आक्रमण करके नगर को जला दिया और कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया, लेकिन जीत नहीं सका और फिर से उसे वापस लौटना पड़ा। मालवा का सुल्तान उस समय में कांथल और हाड़ौती में युद्ध कर रहा था, तो ये माना जाता है कि इस बार भी कुंभा ने उसे पराजित किया था। सुल्तान को हर बार पराजित ही होना पड़ा और उसे क्षति भी हुई। 25 दिसंबर 1458 को कुतुबुद्दीन की मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन की मृत्यु के बाद कुछ समय के लिए दाऊद शाह गद्दी पर बैठा और दाऊद शाह के बाद महमूद बेगड़ा गद्दी पर बैठा। कुछ समय के लिए मेवाड़ को गुजराती आक्रमण से शांति मिली, लेकिन महमूद बेगड़ा ने कुछ ही समय में अपनी स्थिति को मजबूत करके फिर से मेवाड़ के साथ संघर्ष शुरू कर दिया। इसके मध्य संघर्ष का जो या अप्रत्यक्ष संघर्ष या वैमनस्य जो रहा, उसका कारण था जूनागढ़ रियासत। जूनागढ़ पर कुंभा का दामाद शासन कर रहा था। महमूद बेगड़ा ने इस प्रदेश पर अधिकार करने के लिए 1464, 1466 और 1467 इन क्षेत्रों पर आक्रमण किए, लेकिन कुंभा ने हर बार जब गिरनार के सैनिकों को सैनिक सहायता दी तो महमूद बेगड़ा का जो आक्रमण थे वो असफल रहे। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि महमूद बेगड़ा का इसके साथ कोई भी प्रत्यक्ष संघर्ष नहीं हुआ। अब कुंभा की युद्ध नीति के बारे में यदि हम बात करें, तो कुंभा ने हमेशा सुरक्षात्मक नीति का अवलंबन किया। उसकी युद्ध नीति सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करके शत्रु को अपने राज्य में प्रवेश का अवसर देकर लौटती हुई सेनाओं पर आक्रमण कर क्षति पहुंचाने की थी, जिसे हम छापामार प्रणाली भी कह सकते हैं। और साथ ही चूंकि उसके पास समस्याएं बहुत थीं, इसीलिए उसने लौटती हुई सेना पर आक्रमण किया। ये उसकी उपयुक्त नीति थी और इसी नीति के तहत उसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। धन्यवाद। हाँ, इसी वीडियो में आपको कुंभा की मृत्यु के बारे में भी बताया जा रहा है।
कुंभा के ने एक लंबे समय तक शासन किया, लेकिन अंतिम समय उसका बेकार व्यतीत हुआ। ये कहा जाता है कुंभा को उन्माद रोग हो गया था और इसीलिए वो अपना अधिकांश समय भामाशाह मंदिर के निकटवर्ती जलाशय पर व्यतीत करता था। और इसी का लाभ एक दिन उसके सबसे बड़े पुत्र उदयकरण, जो कि उदा के नाम से प्रसिद्ध है, 1468 ईस्वी में उसने एक रात्रि को उसमें कटार भोंक दी और इस प्रकार कुंभा की हत्या कर दी। उदा पितृहंता था, शायद गद्दी को प्राप्त करने के लिए उसने ऐसा किया। उदा के राज्य प्रेम के कारण उसने पिता प्रेम को खत्म कर दिया। डॉक्टर दशरथ शर्मा का मत है कि उदा सिंहासन पर बैठने की प्रतीक्षा करते करते थक गया था और कुछ विद्वान कहते हैं कि उदा को कुंभा के चाचाओं ने इस प्रकार के कृत्य को करने के लिए उकसाया था। वस्तुतः कुंभा की मृत्यु ने उसकी जीवन लीला समाप्त की थी, लेकिन कला, साहित्य, शौर्य आदि की परंपरा जो थी उसको भी काफ़ी हद तक रोक दिया था, जो पुनः फिर महाराणा राज सिंह के काल में पुनः विकसित हुई। धन्यवाद।